नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ में। और आज का अपना टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा के सोपान। साथियों, यूनिट 2 में आपका अधिगम हो गया, चिंतन हो गया, और ये अंतिम टॉपिक जारी है अभिप्रेरणा। इससे पहले अभिप्रेरणा क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, और इसकी बहुत सारी परिभाषाओं को हमने अच्छे से जाना। आज का टॉपिक देखिए, अभिप्रेरणा के सोपान। सोपान साथियों सोर्स होते हैं, यानी मोटिवेशन किन से प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या इसके सोर्स हैं। सबसे पहले आवश्यकताएं, यानी नीड्स, और एक है आपका चालक, और तीसरा है प्रोत्साहन एवं लक्ष्य, इंसेंटिव्स और गोल। तो देखिए, समझते हैं इनको तीनों को। आपको ध्यान में रखना है अभिप्रेरणा के सोपान कितने हैं, 3। सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकताओं की। आवश्यकताएं या नीड्स देखिए साथियों, प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे जल है, वायु, भोजन। अब साथियों, ये इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं जिनके बिना आप बिल्कुल भी नहीं रह सकते। जल के बिना कितने दिन रह सकते हैं या कितने घंटे, वायु के बिना आप कितनी देर रह सकते हैं। तो ये क्या है, आवश्यकताएं हैं जिनके बिना जीवन संभव ही नहीं है साथियों। आवश्यकता की पूर्ति न होने पर शरीर में क्या आता है, तनाव और असंतुलन। थोड़ी सी देर मम्मी खाना ना दे तो आप में क्या आता है, तनाव। और कुछ देर आपको वायु ना मिले तो असंतुलन की स्थिति आप में पैदा होती है, पसीना आ जाता है, एकदम घबरा जाते हैं। तो ये क्या है, आवश्यकता की पूर्ति न होने पर शरीर में तनाव व असंतुलन देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप प्राणी क्रियाशील होता है। उदाहरण के लिए, जब प्राणी को भूख लगती है तो उसमें तनाव आ जाता है, जिसके कारण वह भोजन की खोज करने लगता है तथा क्रियाशील होता है। भूख मिटने पर संतुष्टि तथा तनाव समाप्त हो जाता है। आवश्यकता साथियों दो प्रकार से होती हैं, एक कमी से और एक वृद्धि से। जब हमारे शरीर या मन में किसी चीज की कमी होती है तो उसे ग्रहण करने की आवश्यकता आपको महसूस होती है, और जब हमारे शरीर या मन में किसी चीज की वृद्धि होती है तो उसे त्यागने की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे साथियों, भोजन की आवश्यकता हुई, तो यहां पर क्या है, कमी है। भोजन की क्या है, कमी है। तो आप क्या करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और उस आवश्यकता की पूर्ति कर देंगे। उसी प्रकार से भोजन ग्रहण किया, मल मूत्र एकत्रित हो गया आपके शरीर में, तो अब क्या है, वृद्धि हो गई शरीर में, तो उसको त्यागने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाती है, दोनों ही प्रकार से, कमी और वृद्धि की। इसी प्रकार से काम, काम ये जो शब्द है साथियों आपका सेक्स से रिलेटेड है। निद्रा, नींद, किसी संकट से बचना, ज्ञानोपार्जन, ज्ञान को ग्रहण करना आदि की आवश्यकताएं भी उत्पन्न होती हैं। अब देखिए, इसके दो प्रकार होते हैं, दोनों को पढ़ते हैं। सरल सा टॉपिक है साथियों, आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आवश्यकता दो प्रकार की होती हैं। एक है अनिवार्य आवश्यकता, यानी कंपलसरी। ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना अत्यंत ही आवश्यक है, उसको कहते हैं अनिवार्य आवश्यकता। जैसे वही साथियों आपकी भोजन है। भोजन क्या है आपके लिए, अनिवार्य है, कंपलसरी है। नींद लेना आपके लिए आवश्यक है साथियों। नींद के बिना आप कितने दिन रह सकते हैं, नहीं रह सकते, अपने आप ही आना शुरू हो जाएगी। प्यास, जो पानी है वो भी आपके लिए जरूरी है। तो ये कुछ ऐसी हैं जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं साथियों, उनको आपको करना ही पड़ता है। आगे देखिए, इसमें अनिवार्य आवश्यकता शारीरिक, शरीर से आपके संबंधित है। जैविक, जीवों से। और जन्म जाते होती हैं, जन्म से ही, जब से आप जन्म लेते हैं उसी वक्त आपको भूख लगना शुरू हो जाती है। लगती है कि नहीं लगती है, निद्रा भी आने शुरू हो जाती है आपको। यानी मलमूत्र त्यागना ही, प्रत्येक जो क्रियाएं हैं या आवश्यकताएं हैं, ये होती रहती हैं आपके जीवन में, और जो सभी में समान रूप से पाई जाती हैं। प्रत्येक जीव में, जैविक, शरीर से संबंधित है, ये स्वाभाविक आवश्यकताएं होती हैं।
आपके स्वभाव से जुड़ी हुई। ये प्राथमिक प्रेरक से प्रेरित एवं अचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अब ये भी साथियों आपको पढ़ाया जाएगा, ये मन कितने प्रकार के, अचेतन कौन सा है, अर्धचेतन कौन सा है, और चेतन मन है कौन सा है। प्राथमिक प्रेरक ये भी आगे देखे क्लास में आएगा इसी टॉपिक में। और इनका अभिप्रेरणात्मक चक्र चक्रीय होता है। ये देखे इंपॉर्टेंट है, अभिप्रेरणात्मक चक्र चक्रीय होता है। यानी आपको जैसे एक बार भोजन की आवश्यकता हो गई, भोजन आपने ग्रहण कर लिया, क्या आपको पुनः भूख नहीं लगेगी? लगेगी साथियों। 2 घंटे बाद में आपको पुनः भूख लगना शुरू हो जाती है। तो ये चक्कर लगातार इस प्रकार से चलता रहता है। तो इसलिए क्या कहा गया है, चक्र चक्रीय। और अब देखिए गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, यानी नॉन कंपलसरी। ये कंपलसरी आपके लिए नहीं है। ऐसी आवश्यकताएं जिसकी पूर्ति होना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, गैर अनिवार्य आवश्यकता कहलाती हैं। लेकिन साथियों यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। यानी आपका जो मन मस्तिष्क है वो सही प्रकार से कार्य करे, सामाजिक सामाजिक जीवन है, यानी समाज से अच्छे से जुड़ने के लिए इन आवश्यकताओं की भी आपको आवश्यकता पड़ती है। जैसे उपलब्धि की आवश्यकता, हर व्यक्ति अचीवमेंट, कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है। जैसे आपको अभी क्या आवश्यकता है, रेट की विज्ञप्ति की आवश्यकता है कि नहीं है? है। और इसके बाद में आपका जो अचीवमेंट होगा वो क्या होगा, नौकरी प्राप्त करना। तो ये जीवन में समाज में बने रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की कुछ उपलब्धियां होती हैं जिनकी उनको आवश्यकता रहती है। सत्ता की आवश्यकता, नीड फॉर डोमिनेंस, समाज में बने रहने के लिए। संबंधन की आवश्यकता, हर कोई चाहता है कि मेरा संबंध उसके साथ में अच्छे से जुड़े। अनुमोदन यानी प्रशंसा की आवश्यकता, जब भी कोई कार्य किया जाता है आपके द्वारा और उस पर आपकी थोड़ी बहुत भी अगर प्रशंसा नहीं हो तो निराशा की भावना आप में पनपती है। और प्रशंसा हो जाए साथियों तो उस कार्य में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है, यानी वो कार्य आप बार बार करने की कोशिश करते हैं फिर। तो ये अनुमोदन है, प्रशंसा। इन शब्दों को आप समझिएगा अच्छे से। ये टॉपिक इस प्रकार का है साथियों, ये इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो वो समझ आधारित आएगा, समझ पर। तो अच्छे से जितना हो सके आप इसको समझिएगा अच्छे से, और तभी आप पेपर में जो प्रश्न आएगा वो कर पाएंगे। रटने वाला प्रश्न इसमें नहीं आएगा साथियों, और एक प्रश्न तो आपको अभिप्रेरणा से पक्का ही मिल जाएगा। अब देखिए आक्रमणशीलता की आवश्यकता, ये कोई जरूरी नहीं है साथियों कि आपकी प्रशंसा हुई, तो इसीलिए तो इसको गैर अनिवार्य आवश्यकता कहा है। उपलब्धि की आवश्यकता पड़ती है, आप चाहते हैं कि उपलब्धि प्राप्त हो, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं साथियों कि आपको उपलब्धि मिले ही। सत्ता की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको प्राप्त हो। संबंधन, आपके संबंध अच्छे बने, ये भी कोई जरूरी नहीं। आक्रमणशीलता की आवश्यकता, अटैक, साथियों कई कई बार आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो पूर्ति नहीं हो पाती हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, आक्रमण। जैसे मम्मी ने टाइम पर खाना नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, आक्रामक हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो इसकी भी आपको आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं साथियों। आप में सहनशीलता अधिक हो तो आप ना भी हो। तो ये 2 प्रकार हैं साथियों आवश्यकता के। मैं समझता हूँ समझ में आए होंगे आपके। और भी देखिए इसमें आगे दे रखा है। गैर अनिवार्य आवश्यकता, वातावरण, समाज से अर्जित तथा मानसिक आवश्यकता होती है। इसे साथियों कृत्रिम आवश्यकता, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता भी कहते हैं। और ये द्वितीयक प्रेरक से प्रेरित होती है, जिसके कारण ये सभी मनुष्यों में अलग अलग पाई जाती है। इनका अभिप्रेरणात्मक चक्र क्या होता है, संज्ञानात्मक। और वहां पर क्या था, जो पहली आवश्यकता थी उसमें था चक्र चक्रीय, यहाँ पर संज्ञानात्मक, आपके ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। ये आवश्यकताएं होंगी नहीं होंगी ये सब आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। ये द्वितीयक प्रेरक और प्राथमिक, ये भी आपको समझाएंगे आगे, देखना टॉपिक। अब साथियों आपका दूसरा है चालक अंतर्नोद प्रनोद। ये सोपान है दूसरा, चालक।
थोड़ा सा इसको समझिएगा साथियों। जैसे कोई आवश्यकता है साथियों, आवश्यकता, आवश्यकता क्या है? भोजन। और चालक यानी ड्राइव। अब भोजन के लिए चालक क्या होगा? भूख होगी साथियों। जब भी आपको भूख लगेगी तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भोजन की। अगर भूख नहीं लगे तो क्या आप भोजन ग्रहण करेंगे? नहीं। तो ये भूख है साथियों, ये क्या करती है? चालक का क्या कार्य करती है? कोई भी आवश्यकता है उसके उसको क्रियाशील या चालक का कार्य कौन करता है? जैसे भूख है भोजन के लिए करती है, उसी प्रकार से पानी आपकी आवश्यकता है। लेकिन कब है आवश्यकता? जब आपको चालक मिलेगा। प्यास, प्यास आपको आगे बढ़ाने का कार्य करती है, धक्का देने का। ऐसे समझ सकते हैं, धक्का देने का कार्य कौन करती है? प्यास करती है। तभी आप पानी पिएंगे जब आपको प्यास लगेगी। तो ये चालक हैं और ये क्या है? आवश्यकताएं। अब देखिए इसको समझते हैं। ये एक ही नाम है साथियों, चालक। अंतर्नोद भी इसको कहते हैं, परनोद भी कहते हैं। ड्राइव से भी समझिए आप। चालक शब्द का प्रथम बार प्रयोग वुडवर्थ ने किया था साथियों, ये ध्यान में रखें। जब व्यक्ति में किसी तरह की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो उसमें क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्रियाशीलता बढ़ जाती है कैसे? जैसे साथियों आपको भूख लगी तो आप क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं, और ज़्यादा क्रिया करते हैं कि कैसे भी इसको शांत किया जाए। पहले ये करूँगा, बाकी काम बाद में। होता है कि नहीं होता है? होता है साथियों, प्रत्येक में दिखता है ये। तब वह पहले से अधिक सक्रिय एवं तनावग्रस्त हो जाता है। तनावग्रस्त यानी अपने आप विचलित हो जाता है वो, कि क्या किया जाए, अब कैसे करेंगे, कैसे इसको शांत किया जाए। जैसे पानी की आवश्यकता, तो पानी कहाँ है? जब पानी रखा हुआ देखा तो यहाँ से चलकर पानी के पास जाना क्रियाशील करने वाली स्थिति, यानी चलाने वाली स्थिति। प्यास चालक कहलाती है। अकेले प्यास को ही चालक नहीं कहेंगे साथियों। इसके अलावा जैसे भूख है, और निंद्रा में आपकी नींद है, निद्रा आ रही है आपको, तो नींद क्या है? यहाँ पर चालक है। उदाहरण के लिए भोजन आवश्यकता है, भूख चालक है। पानी आवश्यकता है तो प्यास ही चालक है, चालक को जन्म देती हैं। तो ये समझ में आ गया होगा साथियों। नहीं समझ में आए तो पूछिएगा जरूर। चालक व्यक्ति को निश्चित प्रकार की क्रिया या व्यवहार के लिए प्राणी को प्रेरित करता है। अब अंतिम है साथियों, उद्दीपक या प्रोत्साहन, इंसेंटिव, लक्ष्य से गोल। देखिए ये क्या है साथियों? आवश्यकता उत्पन्न होने के कारण चालक की उत्पत्ति होती है एवं उद्दीपक द्वारा आवश्यकता की पूर्ति होती है। उद्दीपक मिलने पर चालक शांत हो जाता है। कैसे? जैसे भूख है साथियों, भूख क्या है? चालक है आपका। और ज्यों ही उद्दीपक है, जैसे भोजन, भोजन आपको मिला, तो भोजन मिलने से आपकी आवश्यकता की क्या हो गई? पूर्ति हो गई। और यहाँ पर भोजन किसका काम करेगा? उद्दीपक का। भोजन किसका किसका काम करेगा? उद्दीपक का। भूख क्या है? चालक है। तो यही तो लिखा है यहाँ पर कि उद्दीपक के मिलने पर चालक क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। उद्दीपक ये मिला और ये चालक है शांत। तथा तनाव भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अर्थात जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है, यह उद्दीपक ही प्रोत्साहन है। अतः भूख चालक के लिए भोजन प्रोत्साहन है, प्यास चालक के लिए पानी प्रोत्साहन है। अब आगे देखिए, प्रोत्साहन या लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं आपके, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। धनात्मक लक्ष्य जैसे वैसे लक्ष्य को कहा जाता है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जैसे भोजन है, पानी, लैंगिक क्रिया आदि धनात्मक लक्ष्य के उदाहरण हैं। भोजन की साथियों आपको आवश्यकता होती है, ये धनात्मक लक्ष्य है। पानी है, लैंगिक क्रिया, सेक्सुअल एक्टिविटीज। ऋणात्मक लक्ष्य वैसे लक्ष्य को कहा जाता है जिनसे व्यक्ति दूर रहना चाहता है, जैसे दंड है। कौन प्राप्त करना चाहेगा साथियों? कोई नहीं। आंखों पर सीधी पड़ने वाली तीव्र रोशनी चकाचौंध का कारण बनती है, तो कोई भी प्राप्त इसको नहीं करना चाहेगा। अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक ठंड है आदि। भोजन तथा पानी धनात्मक प्रोत्साहन के उदाहरण हैं, वहीं दंड, आलोचना ऋणात्मक प्रोत्साहन के उदाहरण हैं। तो ये आपके उद्दीपन या प्रोत्साहन से संबंधित
और अब साथियों बात करते हैं प्रेरक की या अभिप्रेरक, मोटिव्स। ये अच्छे से समझिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो शक्ति तत्व या मूलभूत आधार व्यवहार का संचालन करते हैं उन्हें मनोवैज्ञानिक भाषा में अभिप्रेरक प्रेरक कहते हैं। प्रेरक अति व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत आपकी आवश्यकता, चालक, उद्दीपक ये सभी आते हैं। अर्थात इन तीनों का योग ही क्या है, आपका प्रेरक है। अभिप्रेरक के साथ में तीन कार्य होते हैं। कार्य का प्रारंभ करते हैं कौन, प्रेरक। क्रियाओं को गतिशीलता देते हैं। कोई कार्य शुरू किया और उसको गतिशीलता प्रदान करना। जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर ही प्रेरित करते हैं। तो यही आपके क्या हैं, प्रेरक। जैसे जैसे साथियों आपका लक्ष्य हो गया नौकरी पाना। अब आपने क्या प्रारंभ किया, कार्य को प्रारंभ किया, यानी पढ़ाई आपने शुरू कर दी। और फिर गतिशीलता इसको प्रदान आप करेंगे। और आपका लक्ष्य, उद्देश्य, जब तक आपकी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती है तो एक निश्चित दिशा प्रदान करने का यहाँ पर कौन कार्य करेगा, ये प्रेरक ही कार्य करेगा साथियों। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए दे रखा है, प्रेरक है, आपको आवश्यकता होगी, चालक आपको धक्का देने का कार्य यानी गतिशीलता बढ़ाने के लिए। उद्दीपक प्रोत्साहन, भोजन की आपको आवश्यकता है, भूख यहाँ पर आपका चालक है, और भोजन प्राप्ति करना ये क्या है, इंसेंटिव। और इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, मोटिव है, नीड, फिर ड्राइव और इंसेंटिव। इन तीनों का योग आपका क्या है, प्रेरक है, मोटिव। ये एक परिभाषा है, देखिए गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरक प्राणी के भीतर की वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। अब प्रेरकों का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स। अभिप्रेरक वह स्थिति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए निरंतर प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा को उत्पन्न करने वाला कारक अभिप्रेरक या प्रेरक कहलाता है। मोटिवेशन को उत्पन्न करने वाला कारक कौन है, आपका प्रेरक या अभिप्रेरक। मैस्लो ये मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने ये दो प्रकार के प्रेरक बताए हैं, जन्मजात और अर्जित। वहीं थॉमसन ने कहा है कि स्वाभाविक हैं और कृत्रिम। देखिएगा इनको अच्छे से आप। गेरेट ने कहा साथियों कि जैविक और दैहिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक है, ये तीन प्रकार के होते हैं। तो अच्छे से इसको दिमाग में फीड कीजिएगा आप। और इसके बाद में देखिए आगे क्या दे रखा है, ये शब्द आपके बार बार आते रहेंगे। प्राथमिक प्रेरक किसको कहते हैं, द्वितीयक प्रेरक कौन सा है। देखिए जो आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं प्रेरक कहलाते हैं। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक, ऐसा प्रेरक जो अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करता है। वहां पर आपने देखा भी होगा, प्राथमिक प्रेरक का नाम आया था अनिवार्य आवश्यकताओं की। जैसे आपको भूख लगी तो भोजन की आपको क्या है, आवश्यकता है, और भोजन क्या है आपके लिए, अनिवार्य आवश्यकता। तो इस भोजन को प्रेरित करने का कार्य, इस आवश्यकता को प्रेरित करने का कार्य कौन करता है, प्रेरक। प्राथमिक प्रेरक कहलाता है और व्यक्ति में इनकी उपस्थिति क्या होती है, जन्मजात। प्राथमिक प्रेरक से आप ये समझिएगा कि ये जीवन से जुड़े हुए हैं, जब से आप जन्म लेते हैं। ये हमारी शारीरिक एवं जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इसे आंतरिक या व्यक्तिगत प्रेरकों के नाम से भी जाना जाता है। एक तो जन्मजात होती हैं साथियों, एक आंतरिक है। इनको बाहर से आपको ऐसा कहा नहीं जाता है कि अब आपको भोजन की आवश्यकता है, अब आपको नींद की आवश्यकता है। कभी सुना है ऐसा, नहीं सुना। ये सब आंतरिक होती हैं साथियों। आपके शरीर में पहले से भगवान की देन है, ईश्वर की देन आप इनको बोल सकते हैं। आपका शरीर इसी प्रकार का बना हुआ है साथियों कि इनको बाहर से देने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक सजीव में
ये क्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो ये तो प्राथमिक हो गया। अब इसके बाद में देखिए आगे और दे रखा है इसमें, यही है साथियों जो ऊपर लिखा हुआ है। मेस्लो ने इसे जन्मजात प्रेरक, थॉमसन ने इन्हें स्वाभाविक प्रेरक व गेरेट ने इन्हें जैविक व दैहिक प्रेरक ही कहा। सामान्यतः इन्हें अनिवार्य प्रेरक भी कहा जाता है, यानी इनको इन प्रेरकों की आपको आवश्यकता होती ही होती है। और दूसरा है द्वितीय प्रेरक। इन अभिप्रेरकों का अस्तित्व जन्म से नहीं होता, बल्कि इन्हें सीखा या उपार्जित किया जाता है। हम इनकी पूर्ति के बिना जीवित रह सकते हैं, लेकिन साथियों प्राइमरी जो मोटिव हैं, प्राथमिक प्रेरक, उनको आपको आवश्यकता होती ही है साथियों। उनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। यह अभिप्रेरक हमारे जीवन में गति लाते हैं तथा जीवन को सामाजिक एवं व्यवस्थित बनाते हैं। ऐसे प्रेरक जो गैर अनिवार्य आवश्यकताओं को प्रेरित करते हैं द्वितीय प्रेरक कहलाते हैं। गैर अनिवार्य मैंने आपको बताई थी आवश्यकताएं बहुत सारी, उपलब्धि है, सत्ता, अनुमोदन, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, अन्वेषण, कोई खोज है किसी प्रकार की, तो इसको क्या कहेंगे, बाह्य या सामाजिक प्रेरक के नाम से भी जाना जाता है। समाज से जुड़ा हुआ द्वितीय। तो दोनों में अंतर अच्छे से आपको पता चल गया होगा साथियों, कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है। गैर अनिवार्य आवश्यकताओं में द्वितीय प्रेरक का, और जो कंपल्सरी हैं, अनिवार्य हैं, वहाँ पर द्वितीय प्राथमिक प्रेरक का। आगे देखिए साथियों, इसमें मैस्लो ने इन्हें अर्जित प्रेरक है, थॉमसन ने इन्हें कृत्रिम प्रेरक है व गेरेट ने इन्हें मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रेरक कहा है। नोट, एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार साथियों प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक। बाह्य यानी शारीरिक, शरीर से जुड़े हुए, आपकी पेशियों से संबंधित। आंतरिक होता है मानसिक, यानी संवेदनाओं से जुड़ी हुई है। संवेदनाएं क्या होती हैं साथियों, ठंडे गर्म का जो पता चलता है आपको, ठीक है ना। और नोट यहाँ पर एक और है, देखिए, मनोवैज्ञानिक प्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। गैरेट ने इनके अंतर्गत संवेगों को स्थान दिया है। क्रोध, भय वगैरह ये संवेग होते हैं सारे। अब देखिए अभिप्रेरणा के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन। जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं साथियों। सबसे पहले है उत्तेजना, सचेत, चौंकना। किसी भी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था क्या कहलाती है, उत्तेजना कहलाती है। और इसके 3 स्तर होते हैं साथियों, उच्च, मध्य और निम्न। देखिए इनको एक उदाहरण के द्वारा अपन समझते हैं। ये 3 स्तर होते हैं साथियों, एक उच्च है, एक मध्य और एक निम्न। व्यक्ति का साथियों, व्यक्ति का जो उतावलापन होता है, उतावलापन या चिंतित होना, ये आपका क्या है, उच्च स्तर है साथियों। व्यक्ति जब उतावलापन दिखाता है, चिंतित होता है, चिंता में पड़ता है, तो उसको वह किस प्रकार की उत्तेजना है, उच्च स्तर। और एक है आपका मध्य स्तर, यानी व्यक्ति इस समय क्या होता है, सतर्क रहता है। और एक आपका है निम्न स्तर, जैसे आप सो रहे हैं साथियों, तो यह आपका क्या है, निम्न स्तर, यानी इसमें उत्तेजना कम होती है। व्यक्ति जब उतावलापन दिखाता है तो उच्च स्तर, और मध्य सतर्क रहना। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अब अगला देखिए, अगला है अभिप्रेरणा का घटक है आकांक्षा। और ब्लूम के अनुसार आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है, क्षणिक है, यानी कुछ एक समय के लिए कि ऐसा करने से ऐसा होगा, सिर्फ विश्वास है साथियों। जैसे किसी बुक में से आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में से 4 प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, उस बुक को पूरी को अच्छे से पढ़ देंगे। तो ये आपका उस बुक के प्रति क्या हो गया, विश्वास हो गया साथियों। और क्षणिक क्यों कहते हैं, यह विश्वास तब तक ही बना रहता है साथियों जब तक आपकी एग्जाम में पूर्ण नहीं हो पाती। जो ही एग्जाम हुई और ये विश्वास यहाँ से हट जाता है। अब अगला देखिए साथियों,
अभिप्रेरणा का घटक तीसरा आपका है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन ही होता है। आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाती है। जैसे साथियों, कोई भी छात्र मान लीजिए किसी परीक्षा में 100 छात्रों में से प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसकी क्या की जाती है, प्रशंसा की जाती है। तो वह अगली कक्षा में भी क्या प्रयास करेगा साथियों कि उसकी का प्रथम स्थान आए, और वो पूरी कोशिश करेगा इसके लिए। तो क्या है, प्रोत्साहन लक्ष्य तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति को प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाती है। प्रथम स्थान ज्यों ही प्राप्त कर लिया तो प्रोत्साहन की क्या हो गई, उसको प्राप्ति। अब अगला लास्ट देखिए, अभिप्रेरणा का घटक है दंड। थॉर्नडाइक के अनुसार बालक को दंड देते समय उसको उसका अपराध बता देना चाहिए। दंड केवल उसी स्थिति में ही दिया जाना चाहिए जब धनात्मक तरीकों से काम ना चले, अन्यथा दंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। थॉर्नडाइक साहब ये कहते हैं दंड उसी स्थिति में साथियों देना चाहिए जब धनात्मक तरीकों से काम ना चले। अब देखिए साथियों, एक थोड़ा सा और देखते हैं इसमें, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं। कोफर एवं एप्ले के अनुसार प्रमुख अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। कार्य कुशलता में वृद्धि करना, व्यवहार में संशोधन करना, व्यवहार की दशा की ओर प्रेरित करना, सक्रियकरण करना, एक्टिव रखना, द्वंद्वों का समाधान करना। जैसे द्वंद्व की स्थिति है, एक साथ में कोई एग्जाम का विज्ञप्ति आ जाए फर्स्ट ग्रेड के साथ में और रेट के साथ में, तो ये द्वंद्व का कारण बनती है साथियों कि इसका आवेदन करूं या इसका आवेदन करूं, इसकी तैयारी करूं या इसकी तैयारी करूं। ये स्थिति है आपकी द्वंद्व की। तो इसका समाधान भी कौन करता है, अभिप्रेरणा या अभिप्रेरित व्यवहार। अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, व्यवहार को प्रारंभ करना तथा लक्ष्य प्राप्ति हेतु उसे गति प्रदान करते रहना। अभिप्रेरित व्यवहार चयनात्मक होता है, चयन करते हैं इसमें आप किसी भी लक्ष्य का। वातावरण में उपस्थित किसी उद्दीपन के प्रति कैसी अनुक्रिया की जाए, इसका उपयुक्त चयन करना होता है। तो ये है अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं। और इसके बाद में साथियों आपके अभिप्रेरणा के प्रकार हैं और अभिप्रेरणा चक्र हैं, और भी बहुत सारी बातें दे रखी हैं, वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो पसंद आए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो साथियों दोबारा से पूछिएगा, और वास्तव में आपके समझ में आ रही हैं तो कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, एक्टिव साथियों रहना बहुत ही ज़रूरी है। एक कमेंट करने से आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे अच्छे से, हमें भी पता चलेगा कि इतने विद्यार्थी देख रहे हैं। हालांकि देखते बहुत हैं लेकिन कमेंट करने से डरते हैं। जैसा भी आपसे लिखा जाए साथियों, लिखने का प्रयास अवश्य ही कीजिएगा। क्लास पसंद ना आए तो उसी प्रकार का कमेंट आप कीजिएगा, कोई रोक टोक किसी प्रकार की नहीं है साथियों। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए